इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 17 की, जो कि बेसिकली कुछ स्पेशल केसेस को कवर करता है। तो कुछ केसेस होंगे जहां पर आपको 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको पार्शियल इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। तो कुछ केसेस में आपको 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ ना करके पार्शियल बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। और कुछ केसेस होंगे जहां पर आपको 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस अलाउ किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हम दो तरह के केसेस देखेंगे, जहां पर कुछ केसेस में कुछ आईटीसी आपको अलाउ किया जाएगा, कुछ आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और दूसरी कैटेगरी होगी उन केसेस की जहां पर आपको 100% आईटीसी डिस अलाउ किया जाएगा, कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जहां पर आपको 100% आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा, उन्हें कहा गया है ब्लॉक क्रेडिट्स। और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो है वो बेसिकली ब्लॉक क्रेडिट्स की बात करता है। वो क्रेडिट्स जो आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे, पूरी तरह से ब्लॉक किए गए हैं। और कुछ केसेस मैंने आपको बताया जहां पर आपको पार्शियल इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, पार्शियल इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 कहता है, अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज की है, अगर वो 100% बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, लेट से मान लीजिए आपने कोई गुड्स की सप्लाई रिसीव की और इनमें से आपने कुछ गुड्स पर्सनल यूज में ली और कुछ गुड्स आपने बिजनेस यूज में ली। लेट से मान लेते हैं 1 लाख रुपीज की गुड्स थी, 18% 18,000 रुपीज का जीएसटी पे किया गया था, टोटल 1,18,000 रुपीज की पेमेंट की गई। और इसमें से हम मान लेते हैं लेट से 60,000 रुपीज की गुड्स आपने पर्सनल यूज में ली और 40,000 रुपीज की गुड्स आपने जो है बिजनेस पर्पज के लिए यूज की। तो ऐसे में कहा गया कि जो गुड्स या जो सर्विसेज आपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज की, उस सप्लाई के रिलेटेड जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, सिर्फ उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ 18,000, 7,200 रुपीज का जो जीएसटी है वो बिजनेस पर्पज के लिए है, तो इतना ही आईटीसी आपको अलाउ किया जाएगा। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज 10,800 रुपीज का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज की है सप्लाई, उसके रिगार्डिंग आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ are used by the registered person partially for the purpose of the business and partially for any other purpose। तो पार्शली जो है आप किसी भी पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं, उस केस में जो है आपको द अमाउंट ऑफ क्रेडिट shall be restricted to so much of the input tax that is attributable to the purpose of his business। तो जो आपने बिजनेस पर्पज के लिए सप्लाई यूज की, उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आपको अलाउ किया जाएगा, बाकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको डिस अलाउ कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई सप्लाई आपने रिसीव की, सेक्शन 16 की सभी कंडीशंस आपने पूरी की। कौन सी कंडीशंस? आपके पास टैक्स इनवॉइस भी है, वो सप्लाई जीएसटीआर 282B में रिफ्लेक्ट भी हो रही है, वो सप्लाई आपने रिसीव भी कर ली है। तो आपने जितनी भी कंडीशंस थी सेक्शन 16 की वो फुलफिल कर ली है। सप्लायर ने
उस सप्लाई पर टैक्स पे कर दिया है और रेसिपिएंट ने, दैट इज आपने, जीएसटीआर 3B के जरिए रिटर्न फाइल करते हुए उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम भी किया है, लेकिन सेक्शन 17 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर आपने बिजनेस पर्पस के अलावा और किसी पर्पस के लिए वो सप्लाई यूज की है, तो जितनी सप्लाई आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज की है उतनी ही सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया जाएगा। हमारे केस में 40% ऑफ दी सप्लाई जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की गई, तो ऐसे में 40% का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया जाएगा, जो कि होता है 7,200 रुपए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आई कि जीएसटीआर 2A में तो आपको पूरा का पूरा 100% क्रेडिट दिखाई देगा, तो आपको क्या करना होगा, जो क्रेडिट आपसे बिलोंग नहीं करता है वो आपको रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पर जीएसटीआर 3B में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000 रुपीज ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप देखेंगे वहां पर आप रिवर्स करेंगे 10,800 रुपीज और नेट क्रेडिट आप 7,200 रुपीज क्लेम करेंगे। ये तो थी बात बिजनेस पर्पस एंड अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए आपने यूज किया। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने 100% बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, लेकिन आपने 1 लाख रुपीज की कोई सप्लाई रिसीव की जिस पर 18,000 रुपीज का जो जीएसटी है वो आपने पे किया, और ये जो आपने सप्लाई रिसीव की है ये आपकी इनवर्ड सप्लाई है, लेकिन आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई मींस जो आप सेल करते हैं, तो आपकी जो सेल है वो दो तरह की सेल है। वन इज टैक्सेबल सप्लाई एंड अदर वन इज एग्जम्प्टेड सप्लाई। और ये जो आपने सप्लाई रिसीव की, जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है, वो टैक्सेबल सप्लाई या एग्जम्प्टेड सप्लाई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ये एक कॉमन सप्लाई है जो आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज करते हैं और जो आप एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज करते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि वो सप्लाई जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इन दैट केस हम आपको उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड होगा। तो मान लीजिए मेरी जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई है मेरी 10 लाख रुपीज, और इस 10 लाख रुपीज में से मेरी 7 लाख रुपीज की टैक्सेबल सप्लाई है और 3 लाख रुपीज की एग्जम्प्टेड सप्लाई है। तो गवर्नमेंट यहां क्या करती है, टर्नओवर बेस पर आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउ करती है। 18,000 रुपीज का आपका जो आईटीसी है वो टोटल टर्नओवर है 10 लाख रुपीज, और उसमें से जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई होगी दैट इज 7 लाख रुपीज। ये जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आपको अलाउ किया जाएगा। तो अराउंड 12,600 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट है 5,400 रुपीज, इतना आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा, ये आपको डिसअलाउ किया जाएगा। तो यहां पर कहा गया वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन partially for effecting taxable supplies, including zero rated supplies under this act or under the Integrated Goods and Service Tax Act, and partially for exempt supply under the said act. The amount of the credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the taxable supplies including zero rated supply। तो अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर आपको पता है निल रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड हो जाती है। निल रेटेड
जिस पर नील रेट ऑफ टैक्स है, जैसे कि आटा, दाल, चावल, उन पर जो है नील रेट ऑफ टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स। या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई, दैट इज पेट्रोलियम, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो ये सभी आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो वो भी आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई में ही इंक्लूड होगी। जबकि जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, जिसको हम जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं, वो आपका टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हम प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपोर्ट को टैक्सेबल सप्लाईज की कैटेगरी में रखा गया है, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो भी आपको अलाउ किया जाएगा। सेकेंडली, यहां पर जो बात की गई है वो बात की गई है कॉमन आईटीसी की, वो सप्लाई जो आप टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों के लिए यूज करते हैं। अगर कोई ऐसी सप्लाई है जो आप सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए ही यूज करते हैं, उस केस में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, आप 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी सप्लाई है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो अब बात आई वो सप्लाई जो कॉमन सप्लाई है, जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज होती है, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रेंट पे करते हैं, गोडाउन का जो रेंट पे करते हैं, वो एक कॉमन सप्लाई है जहां पर आप अपनी टैक्सेबल गुड्स को भी स्टोर करते हैं और एग्जम्प्टेड गुड्स को भी स्टोर करते हैं। तो क्या ऐसे में आपको 100% आईटीसी अलाउ किया जाएगा? द आंसर इज नो। उस रेंट पर आप जो जीएसटी पे करेंगे उसके लिए आपको जो है प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, जिसके लिए रूल 42 एंड रूल 43 में आपको बताया गया है कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना आईटीसी आपको अलाउ किया जाए। थर्ड बात आती है द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2, दैट इज जहां पर हम टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई के रिगार्डिंग कॉमन सप्लाई यूज करते हैं, शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मैंने आपको बताया एज में बी प्रिस्क्राइब्ड यहां पर मतलब है रूल 42 और रूल 43 में आपको बताया गया है कैसे आप वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंड शैल इंक्लूड सप्लाईज ऑन विच द रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो यहां पर हमने बात की आउटवर्ड सप्लाई की। आउटवर्ड सप्लाई दो तरह की बात की, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में हमने देखा एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया गया, और एग्जम्प्टेड सप्लाई में हमने देखा एग्जम्प्टेड सप्लाई में नील रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड होगी और नॉन जीएसटी सप्लाई भी इंक्लूड होगी। अब मान लीजिए सप्लायर कोई ऐसी सप्लाई करता है जिस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, सप्लायर को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मान लीजिए मैं जो हूं ऐसी सप्लाई भी देता हूं जो अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस पर रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे लिए वो सप्लाई क्या मानी जाएगी? एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो इसका मतलब एग्जम्प्टेड सप्लाई में वो सप्लाई भी इंक्लूड होगी जो एज ए सप्लायर मैं प्रोवाइड तो करता हूं, लेकिन उस पर रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो है आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई का पार्ट होगा। तो वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई shall include supply on which recipient is liable to pay tax on reverse charge basis। एंड इसके अलावा ट्रांजेक्शंस इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो सप्लाई है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये है आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई। लेकिन अगर आप ये सप्लाई भी करते हैं तो कॉमन आईटीसी इनके रिगार्डिंग भी आपको डिसअलाउ किया जाएगा।
तो दैट मीन्स कैलकुलेशन करते हुए अगर आपने कोई सिक्योरिटीज की सेल परचेज की है, कोई लैंड की सेल परचेज की है, कोई बिल्डिंग की सेल परचेज की है, तो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो आपकी सेल अमाउंट है, वो आप एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड करेंगे और अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। जो आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड होगा वो आप रिवर्स करेंगे, जो आपका टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड होगा वो आप क्लेम करेंगे। यहां पर एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन value of exempt supply shall not include the value of activities of the transactions specified in schedule 3 except those specified in paragraph 5 of the said schedule। तो शेड्यूल 3 में जो आपकी एक्टिविटीज है वो आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी। तो यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है। एग्जम्प्टेड सप्लाई में नील रेटेड सप्लाई भी होगी, नॉन जीएसटी सप्लाई भी होगी। इसके साथ ही वो सप्लाई जो आपने अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो आपने सप्लाई दी है और रेसिपिएंट को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस पर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, वो भी एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होगी। सेल ऑफ लैंड भी एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होगी। और इसके अलावा शेड्यूल 2 में पैराग्राफ 5 क्लोज बी के तहत जो सप्लाई है वो भी आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होगी। अब अगर हम बात करें सेल ऑफ लैंड की, तो सेल ऑफ लैंड जो है वो शेड्यूल 3 में डिफाइन की गई है। शेड्यूल 3 पैरा 5 के तहत बेसिकली सेल ऑफ लैंड जो है वो डिफाइन की गई है और सेल ऑफ लैंड को एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। जबकि शेड्यूल 2 का जो पैराग्राफ 5 है उसके तहत आपका बेसिकली जो बिल्डिंग या फिर कॉम्प्लेक्स आप सेल करते हैं, जो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप सेल करते हैं, वो सेल ऑफ बिल्डिंग मानी जाती है जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो अगर आप वो बिल्डिंग सेल करते हैं जो आपने आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट सेल की है, उस पर आपकी कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं होती है, लेकिन वो आप एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। तो अब यहां पर एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज कही गई है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन जो हमने सेल ऑफ लैंड की बात की है, जो सेल ऑफ लैंड है वो आता तो शेड्यूल 3 में है, लेकिन उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। यहां पर कहा गया द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई shall not include the value of activities or transactions in schedule 3 except those specified in paragraph 5 of the said schedule। that is schedule 3 का जो पैराग्राफ 5 है वो बात करता है सेल ऑफ लैंड की, और सेल ऑफ लैंड को यहां पर इंक्लूड किया गया है इन दी एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो सीधा सा मतलब है, आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल 3 की अगर कोई भी सप्लाई है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी सिवाय सेल ऑफ लैंड की। उसके अलावा शेड्यूल 2 में आपको बताया जाता है कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। और उस शेड्यूल 2 के अंदर एक पैराग्राफ 5 है जो बात करता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया गया है और उसकी आप सेल करते हैं, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो वो सप्लाई जो है सेल ऑफ बिल्डिंग जो है आपकी पैराग्राफ 5 शेड्यूल 2 में जो फॉल करती है वो आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होगी। तो सबसेक्शन 2 में जो बात की गई थी टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो वो जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय कैलकुलेशन करते हुए ये बात आपको माइंड में रखनी है, टैक्सेबल सप्लाई के अंदर एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया जाएगा
और एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, और जो सप्लाई आपकी सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, सेल ऑफ लैंड है और सेल ऑफ बिल्डिंग है, जो आपकी शेड्यूल 2 में फॉल करती है, वो भी इंक्लूड होंगी। शेड्यूल 3 में आने वाली जो ट्रांजेक्शन्स है वो इंक्लूड नहीं होंगी, जो कि बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से अगर आप कोई सप्लाई दे रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगी। उसके अलावा और काफी सारी सप्लाईज वहां पर बताई गई है। तो शेड्यूल 3 में जितनी भी सप्लाईज है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगी अगर आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बशर्ते सिर्फ एक सप्लाई है सेल ऑफ लैंड, उसको इंक्लूड किया गया है। तो वो आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल 3 के अंदर सिर्फ सेल ऑफ लैंड जो है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होगी, उसके अलावा और कोई सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। उसके बाद हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 की अगर हम बात करें, सबसेक्शन 4 में बेसिकली बात की गई है बैंकिंग कंपनीज की। बैंकिंग कंपनी है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज एनबीएफ्स, जो कि इंगेज्ड हैं इन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस, shall have the option to either comply with the provision of subsection 2 or avail of every month an amount equal to 50% of the eligible input tax credits on inputs, capital goods, input services in that month and the rest shall be lapse। अगर मैं एक बैंक की बात करूं, बैंक के अंदर हम जनरली देखते हैं आपसे लोन, आपसे जो डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं और कुछ लोगों को लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपसे जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं उस पर आपको ब्याज दिया जाता है और लोगों को जो लोन दिए जाते हैं उनसे ब्याज लिया जाता है। तो बैंक में भी जनरली आप देखेंगे दो तरह की सप्लाई बेसिकली दी जाती है, एक है टैक्सेबल सप्लाई और एक है एग्जम्प्टेड सप्लाई। बैंक आपको जो क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटीज देता है, क्रेडिट कार्ड्स की काफी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर जीएसटी चार्ज करता है। इसी तरह आपसे जो मिनिमम बैलेंस चार्ज रिकवर करता है, एटीएम चार्जेस रिकवर करता है, इसके अलावा और बहुत सारे चार्जेस आपसे लेता है तो उन पर जीएसटी चार्ज करता है, वो आती है आपकी टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन जो इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट लेता है, वो है एग्जम्प्टेड सप्लाई। इंटरेस्ट पर जो जीएसटी है वो एग्जम्प्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंक भी क्या करता है, दो तरह की सप्लाई आपको देता है, एक टैक्सेबल सप्लाई जिस पर वो जीएसटी चार्ज करता है, एक एग्जम्प्टेड सप्लाई जिस पर वो जीएसटी चार्ज नहीं करता। तो बैंक को भी कहा गया कि या तो आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 फॉलो कर लीजिए और अकॉर्डिंगली आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है वो क्लेम कर लीजिए और जो एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड है वो आप रिवर्स कर दीजिए, या फिर हम आपको सबसेक्शन 4 में एक नया ऑप्शन दे रहे हैं कि आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 को भूल जाइए और जिस महीने में आपका जितना भी क्रेडिट है, मान लीजिए इन द मंथ ऑफ जुलाई आपका क्रेडिट है 1 लाख रुपीस, तो आप क्या कीजिए उसका 50% दैट इज 50,000 रुपीज आप क्रेडिट क्लेम कर लीजिए और जो बाकी 50,000 रुपीज है 50,000 रुपीज का आईटीसी आप क्लेम कर लीजिए और जो 50,000 रुपीज बैलेंस है उसका आईटीसी आप नहीं लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, उसको आप क्लेम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, उसको आप एक्सपेंस बुक करेंगे। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप देखेंगे, अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी की अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि 50% जो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट वो लोग क्लेम करते हैं और 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस क्लेम करते हैं। एक्सपेंस आपको अलाउ किया जाएगा लेकिन उसका आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जो आईटीसी आपको अलाउ नहीं होगा वो आपके लिए एज एन एक्सपेंस आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर सकते हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली बैंकिंग कंपनी को एक सुविधा दी गई कि या तो आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 को फॉलो कर लीजिए, कैलकुलेशंस कर लीजिए, जितना आपका टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्लेम कर लीजिए, बैलेंस आप रिवर्स कर दीजिए। लेकिन बैंकिंग सिस्टम के लिए ये सब कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए कहा गया आपको हम एक ऑप्शन दे देते हैं, जितना आपका मंथली क्रेडिट है हर महीने उसका 50% आप क्लेम कर लीजिए, 50% आप लैप्स कर दीजिए, उस 50% को आप एज एन एक्सपेंस बुक कर लीजिए, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं। अब ये दोनों ऑप्शन दिए गए बैंक को, तो बैंक को दोनों ऑप्शन देते हुए कहा कि आप एक बार में एक ही ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है एक महीने आपने सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 फॉलो किया, एक महीने आपने सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 फॉलो किया। पूरे साल भर आपको एक ही जो सेक्शन है वो फॉलो करना होगा, या तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4। तो प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड shall not be withdrawn during the remaining part of the फाइनेंशियली एंड होने के बाद आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया वो पूरे साल भर आपको फॉलो करना होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same permanent account number। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि मान लीजिए एक बैंक है, वो हरियाणा में ही है, और इस बैंक की दो ब्रांचेज है, ब्रांच 1 ब्रांच 2, और सेम पेन पर दोनों ही ब्रांचेज रजिस्टर्ड है। तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को अगर कोई सप्लाई देती है तो ऐसे में वो क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई दे रही है। तो ऐसे में कहा गया उस केस में आप 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उस केस में आपको 50% वाली कंडीशन अप्लाई नहीं। Provided further that the restriction of 50% shall not apply to the taxes paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same permanent account number। तो ये तो थी बेसिकली कुछ स्पेशल केसेस जहां पर आपको पार्शियल इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाता है, और पार्शियल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका डिस अलाउ कर दिया जाता है, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसको आप एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट्स की, जहां पर 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाता। ब्लॉक क्रेडिट है फुल्ली ब्लॉक, कहीं से भी आप उस क्रेडिट्स को क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बात करता है ब्लॉक क्रेडिट्स की। notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 16। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सेक्शन 16 के अंदर जितनी भी कंडीशंस आपको दी गई हैं, भले ही आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर लीजिए, लेकिन अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के तहत अगर वो कवर होता है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, भले ही आपने सेक्शन 16 की कंडीशंस को पूरा कर दिया हो। ये आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ओवररूल करता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 को, और साथ ही ओवररूल करता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 को जब हम देखेंगे तो सेक्शन 18 में कुछ स्पेशल केसेस की बात की गई है, जहां पर अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड पर्सन बनता है, तो ऐसे में उसके पास जो स्टॉक होगा, उस स्टॉक पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो उसको अलाउ किया जाता है। सिमिलर वे में कोई व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 10 दैट इज एज ए कंपोजिशन डीलर, और वो एक रेगुलर टैक्सेबल पर्सन जो है बनना चाहता है, तो उस केस में भी उसके पास जो स्टॉक होता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको अलाउ किया जाता है।
या फिर वो कोई एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा था, लेकिन एग्जम्प्टेड गुड्स बाद में जो है टैक्सेबल हो जाती है, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, तो उस केस में भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाता है। तो हम देखेंगे इन स्पेशल केसेस में भी भले ही आपने सेक्शन 18 की कंडीशंस को तो पूरा किया है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्रेडिट है जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के तहत कवर होता है, उसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लियरली क्लियरली ओवर रूल करता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 को, सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 को। तो बाकी सभी प्रोविजंस को ओवर रूल करने की वजह से आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए जब भी आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में तो कवर नहीं होता है। अगर वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में कवर होता है तो उस पर आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाए। तो कौन कौन से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। तो अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं, और वो मोटर व्हीकल आपने परचेज की है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसकी ट्रांसपोर्टेशन, व्यक्तियों की ट्रांसपोर्टेशन। तो पहली बात, मोटर व्हीकल यहां पर परचेज की गई है, तो अगर मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करूं, पर्पस क्या हो सकता है, पर्पस हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। बिजनेस के अंदर आप देखते हैं बहुत बार कमर्शियल व्हीकल यूज किया जाता है गुड्स की मूवमेंट के लिए। ट्रैक्टर है, ट्रक है, जेसीबी मशीन्स है, तो वो यूज की जाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कहीं पर भी ब्लॉक नहीं किया गया है। तो दैट मींस यहां पर 100% आईटीसी आपको अलाउ किया जाता है। बाकी सेक्शन 17 में जो हमने देखा था टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, एग्जम्प्टेड सप्लाईज के लिए, अगर आप कॉमनली यूज करते हैं तो आपको उस आईटीसी को प्रोपोर्शनेट करना होता है। मैं यहां पर 100% बात कर रहा हूं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की। बाकी सेक्शंस अगर वहां पर अप्लाई होंगे तो आपको अल्टीमेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना होगा, और जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड होगा वो आप क्लेम करेंगे, और जो एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड होगा वो आप रिवर्स करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस की, तो उस पर यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, आपको चेक करना होगा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है, क्या इसकी सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी 13 पर्संस अप टू 13 पर्संस है, और मोर देन 13 पर्संस है। तो मोटर व्हीकल जो आपने परचेज किया है उसकी सिटिंग कैपेसिटी आपको चेक करनी होगी, उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन से ज्यादा की है या 13 पर्सन तक की है, उससे कम है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। यहां पर ड्राइवर को इंक्लूड किया गया है। अगर वो 13 पर्सन से ज्यादा है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, लेकिन वो 13 पर्सन या उससे कम है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि जनरली आप देखेंगे अगर कोई भी मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए यूज किया जाता है और उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों से ज्यादा है, तो वो जनरली वो जो मोटर व्हीकल है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए यूज किया जाता है। किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेस
13 व्यक्तियों से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी का मोटर व्हीकल क्यों परचेज करेगा? वो परचेज करेगा एम्प्लॉइज की मूवमेंट के लिए, अपने स्टाफ के लिए। जबकि जीएसटी लॉ यहां पर क्या रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है? जीएसटी लॉ उन व्हीकल्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देना चाहता जो प्रोप्राइटर के द्वारा अपने यूज के लिए खरीदा जाता है, पार्टनर्स के द्वारा अपने यूज के लिए खरीदा जाता है, डायरेक्टर्स के द्वारा अपने यूज के लिए खरीदा जाता है। आप देखते हैं जो कॉमन प्रैक्टिस होती है, आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं जिसको आप बिजनेस के अंदर आप कहते हैं कि बिजनेस के लिए खरीदा गया है, उसमें से ज्यादातर जो यूज होता है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है आप चाहे बिजनेस पर्पस के लिए यूज करो, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो, हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ ही नहीं करेंगे अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों तक है या 13 व्यक्तियों से कम है। हाँ, 13 व्यक्तियों से ज्यादा है तो हम ये मानते हैं कि आप अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए उसको यूज कर रहे होंगे, तो ऐसे में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम आपको अलाउ करेंगे। कोई भी व्यक्ति 13 व्यक्तियों की सीटिंग कैपेसिटी वाले मोटर व्हीकल को लेकर कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा, क्योंकि जनरली आपको पता है कि जो सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो वहां पर आपकी जो फ्यूल्स है, फ्यूल भी आपका ज्यादा खर्च होता है, उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है, तो ऐसे में जनरली कोई भी व्यक्ति उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। तो बहुत बार जो कॉमनली सवाल आता है कि सर मैंने एक गाड़ी खरीदी है, कोई भी गाड़ी, सेंट्रो है, होंडा सिटी है, कोई भी गाड़ी आपने खरीदी है, तो क्या उस पर जो जीएसटी मैं पे कर रहा हूं उसका क्रेडिट ले सकता हूं? द आंसर इज नो। अगर कोई गाड़ी आपने खरीदी है जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करने वाले हैं, कोई ट्रक आपने खरीदा है, कोई ट्रैक्टर आपने खरीदा है, कोई ट्रॉली आपने खरीदी है, कोई जेसीबी मशीन आपने खरीदी है जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करने वाले हैं, उसका आईटीसी आपको 100% अलाउ किया जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो अगर वो 13 व्यक्तियों से ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आप उसका आईटीसी ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। अब ये रूल बनाया गया तो यहां पर एक कॉमन जो प्रॉब्लम है देखी गई कि बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी ही बेचते हैं। मैं गाड़ी खरीदता हूं और गाड़ी बेचता हूं, तो ऐसे में क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो आंसर इज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में डबल टैक्सेशन यहां पर होगा, और जीएसटी के अंदर कोई भी डबल टैक्सेशन नहीं रखा गया है। तो उस केस में कहा गया कि अगर आपकी जो गाड़ी है वो सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो आपको आईटीसी वैसे ही अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, लेकिन आप उसको फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए यूज करते हैं, फर्दर सप्लाई मींस आप उसको खरीदते हैं और खरीद कर बेच देते हैं, तो ऐसे में आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। सेकंड कहा गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मेरा बिजनेस ही जो है वो पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने का है, तो उस केस में आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। मेरा बिजनेस जो है वो ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, मैं जो है मोटर व्हीकल को की ट्रेनिंग देता हूं, ड्राइव करने की ट्रेनिंग देता हूं, तो ऐसे में क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए? द आंसर इज यस। इन 3 केसेस में आपको मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउ किया गया है, भले ही सीटिंग कैपेसिटी 13 व्यक्तियों तक हो, 13 व्यक्तियों से कम हो। अगर इन 3 केसेस में आप कवर होते हैं तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आप पर भी वही रूल एप्लीकेबल होंगे जो यहां पर बताए गए। दैट मींस अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो आपको आईटीसी मिलेगा, अगर पर्सन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो 13 व्यक्तियों से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी होगी तभी आपको आईटीसी दिया जाएगा। लेकिन आपका बिजनेस अगर इन 3 कैटेगरीज में फॉल करता है तो आपको जो है आईटीसी दिया जाएगा उस मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग, आपके केस में कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं लगाई जाएगी। तो यहां पर कहा गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस having approved seating capacity of not more than 13%। तो उन मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा नहीं है।
तो इसका मतलब जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिया जाएगा। और ये जो सीटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर आपको चेक करनी है। उसके अलावा कहा गया एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स सच मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। अगर इन 3 कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं तो ऐसे में आप पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेगी, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। उसके बाद सेम सिचुएशन यहां पर वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए रखी गई, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, imparting ट्रेनिंग और नेविगेटिंग सच वेसल और imparting ट्रेनिंग और ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। तो अगर आप कोई शिप खरीदते हैं, आप कोई एरोप्लेन खरीदते हैं, कोई प्लेन आप खरीदते हैं, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपका ब्लॉक किया गया है, वो आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इन 4 कैटेगरीज में ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। अगर आप उन शिप या प्लेन्स की सेल परचेज करते हैं, या फिर आप उनके जरिए पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग और नेविगेटिंग के लिए उस शिप या उस एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं, तो इन केसेस में आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, अगर ये वेसल और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किए जाते हैं तो भी आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। तो मोटर व्हीकल के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की कोई बात नहीं की गई थी, तो हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट जो है इम्प्लाइडली अलाउ किया गया है। उसके बाद कहा गया सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर्ड टू इन क्लोज ए और क्लोज डबल ए। तो जब आपको मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता, तो उस मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी, चाहे वो इंश्योरेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, उसका आईटीसी भी आपको अलाउ नहीं किया जाए। सेम वे में अगर आपको वेसल और एयरक्राफ्ट का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाता, तो आपको उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी, इंश्योरेंस की, रिपेयर मेंटेनेंस की, उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर आपको आईटीसी अलाउ किया गया है, कहां पर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 पर्संस के केस में, और ये जो आपको कैटेगरीज बताई गई जहां पर आपको अलाउ किया गया, इन केसेस में अगर आपको व्हीकल का, वेसल का और एयरक्राफ्ट का अगर आपको आईटीसी अलाउ किया गया है, तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी उनका भी आईटीसी आपको अलाउ किया जाएगा, जो कि आपकी इंश्योरेंस की, रिपेयर मेंटेनेंस की जो भी सर्विसेज है, उस पर जो आप टैक्स पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। Provided that the input tax credit in respect of such service shall be available where the motor vehicle, vessel or aircraft referred to in clause A, clause double A are used for the purpose specified therein, where received by a taxable person engaged in the manufacture of such motor vehicle, vessel or aircraft, in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicle, vessel or aircraft insured by it. सिंपली आपको याद रखना है, जहां जहां आपको आईटीसी अलाउ किया गया है वहां वहां पर आपको रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी आईटीसी अलाउ किया गया है, और जहां जहां आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया गया है वहां वहां आपको रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी आईटीसी अलाउ नहीं किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ब्लॉक क्रेडिट के अंदर, the credit shall not be available in case of the following supply of goods or services or both. कौन कौन सी? Food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicle, vessel or aircraft,
referred to in clause A, clause double A, except when used for the purpose specified therein, life insurance and health insurance। तो अगर आप मान लीजिए बिजनेस के अंदर कोई भी फूड या बेवरेजेस की सप्लाई लेते हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए कोई खाना ऑर्डर करते हैं, उस जो आपने खाना ऑर्डर किया है उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आउटडोर कैटरिंग, आपने जो है आउटडोर कैटरिंग की सप्लाई ली, उस पर आपने जीएसटी पे किया, उस पर आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस आपने ली, कोई हेल्थ सर्विस आपने ली, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस आपने ली, तो आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। और हमने देखा था मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल, अगर आपने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए रेंट पर लिए हैं, कौन सा स्पेसिफाइड पर्पस, आप उनकी सेल परचेज करते हैं या फिर आप उनको ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस देते हैं, अगर उन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आपने रेंट पर लिया है तो आपको आईटीसी मिलेगा। अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आपने लिया है तो आपको जो है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हैं, उस पर आप जीएसटी पे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं, उस पर आप जीएसटी पे करते हैं, तो उन सभी जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both, or as an element of taxable composite or mixed supply। तो यहां पर बेसिकली कहा गया है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, लेट से इनकी एक शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की, और नई नई शॉप इन्होंने की है, और नई शॉप के मुहूर्त के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैटरिंग की सर्विस ली। मान लीजिए मिस्टर वाई से, मिस्टर वाई ने इनको अपना बिल दिया 1,00,000 रुपए का, प्लस 18,000 रुपए का जीएसटी चार्ज किया, 1,18,000 रुपए की अमाउंट जो है मिस्टर वाई के द्वारा चार्ज की गई। अब मिस्टर एक्स ये सोचते हैं कि इस 18,000 रुपए का वो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। क्या वो सही है? द आंसर इज नो, उनको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में साफ साफ कहा गया है आउटडोर कैटरिंग सर्विस आप लेते हैं तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब मान लीजिए मिस्टर वाई को ये जो कैटरिंग सर्विस देनी थी, किसी वजह से मिस्टर वाई जो है कैटरिंग सर्विस नहीं दे पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर जेड से ये कैटरिंग सर्विस ली और आगे मिस्टर एक्स को वो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड की गई। तो कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कोई इनवर्ड सप्लाई लेता है तो उस केस में आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। किसको अलाउ किया जाएगा? मिस्टर वाई को। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply। तो अगर मिस्टर वाई जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और ये जो सप्लाई वो दे रहे हैं वो टैक्सेबल सप्लाई है, तो ऐसे में जो इनवर्ड सप्लाई जो उन्होंने रिसीव की है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको दिया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बिजनेस के अंदर कोई फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट वेयर यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर ये आप लेते हैं, इन पर आप जीएसटी पे करते हैं, इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। आप कोई क्लब मेंबरशिप लेते हैं, कोई हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की आप कोई मेंबरशिप लेते हैं और उस मेंबरशिप पर आप जीएसटी पे करते हैं, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन। तो अगर आपने मान लीजिए कोई ट्रेवल बेनिफिट दिया है अपने एम्प्लॉइज को
और वहां पर उन एम्प्लॉयज को कहा गया कि आप कोई भी जो वस्तु खरीदेंगे वो कंपनी की तरफ से आपको दी जाएगी, और उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो उस जीएसटी का भी क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide to his employees under any law। अगर एम्प्लॉयर पर कोई ऑब्लिगेशन है किसी कानून के द्वारा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए हैं खर्च करने के लिए, और एम्प्लॉय ने वो पैसे खर्च किए, और उस जो पैसे उन्होंने खर्च किए उसमें उन्होंने जीएसटी पे किया, उसका क्रेडिट उन्हें दिया जाए। ये बेसिकली रिसेंटली अपडेट किया गया था। कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयर है उनको फोर्स किया था कि वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ पैसा दे जिससे वो खर्च कर सके, और कहा था उस खर्च में जो वो जीएसटी पे करेंगे उसका क्रेडिट एम्प्लॉयर को अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज अगर एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से एम्प्लॉय को कोई पैसा देगा और कहेगा खर्च करो, और जो जीएसटी पे करोगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करोगे, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी कानून के तहत अगर कोई ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर पर एम्प्लॉय को पे करने के लिए, वहां पर आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। उसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी except where it is a input service for further supply of works contract service। तो मान लीजिए मिस्टर वाई है, ये नई नई अपनी फैक्ट्री जो है सेटअप कर रहे हैं, और इन्होंने फैक्ट्री के लिए मिस्टर जेड को एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है। मिस्टर जेड जो है वो इस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो दैट इज मिस्टर जेड के द्वारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या मिस्टर वाई इस फैक्ट्री से रिलेटेड जो सप्लाई मिस्टर जेड ने दी है, क्या उसका आईटीसी ले पाएंगे? द आंसर इज नो। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप कोई भी सप्लाई रिसीव कर रहे हैं जिस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हो या फिर कोई गुड्स हो या फिर कोई अदर सर्विस हो। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने ली है, उसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाए। यहां पर वही बात रखी गई। मान लीजिए मिस्टर जेड ने यह सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मिस्टर ए से कोई सप्लाई ली है, तो ऐसे में मिस्टर जेड को आईटीसी अलाउ किया जाएगा। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इनवर्ड सप्लाई लेंगे तो आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन अब आप देखिए यहां पर मिस्टर वाई जो है, वो जो उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है, वो इस फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, तो यहां पर उन्होंने फर्दर सप्लाई के लिए मिस्टर जेड की सर्विसेज नहीं ली है, जबकि मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को सर्विस देने के लिए मिस्टर ए से सप्लाई रिसीव की है। तो यहां पर कहा गया मिस्टर वाई को क्रेडिट नहीं मिलेगा, मिस्टर जेड को क्रेडिट मिल जाएगा अगर वो किसी और व्यक्ति से इनवर्ड सप्लाई रिसीव करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। सेम वे में कहा गया गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप स्टील खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, डस्ट खरीदते हैं, ब्रिक्स खरीदते हैं, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेते हैं, उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है उसको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, वो जो भी खरीदेगा, जो भी सप्लाई रिसीव करेगा उसको तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसने वो सप्लाई ली है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जो ओनर है जिसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, उस ओनर को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। यहां पर कहा गया अदर देन प्लांट और मशीन। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए ये कंस्ट्रक्शन है तो ऐसे में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। For the purpose of clause C and D, the expression construction includes reconstruction, renovation,
एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो, रेनोवेशन करते हो, एडिशन करते हो, ऑल्ट्रेशन करते हो, उसके रिगार्डिंग आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। जितना आप कैपिटलाइज करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप उसको कैपिटलाइज करेंगे जीएसटी को, आप उसको आईटीसी के तौर पर क्लेम नहीं करेंगे। उसके अलावा कहा गया गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। अब मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर वाई से कुछ सप्लाई रिसीव करते हैं। मिस्टर वाई जो है अंडर सेक्शन 10 एज ए कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड है। तो जब हमने सेक्शन 10 को डिस्कस किया था तो हमने देखा था मिस्टर वाई के द्वारा बिल ऑफ सप्लाई जो है इशू की जाती है और वहां पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। जो 1%, 5% का जो टैक्स होता है वो मिस्टर वाई अपनी पॉकेट से पे करते हैं, वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। तो मिस्टर एक्स को भी यहां पर कोई आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा जब उन्होंने कोई टैक्स पे ही नहीं किया है। तो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। ये आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 10 में भी साफ साफ क्लियरली कहा गया है कि मिस्टर वाई कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए गलती से कंपोजिशन डीलर टैक्स चार्ज भी कर लेता है तो यहाँ पर सेक्शन 17 सेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट्स के तहत साफ साफ कह दिया गया है ये आईटीसी मिस्टर एक्स को क्लेम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। तो जो एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई रिसीव करेगा, उसको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा, सिवाय जो वो गुड्स इंपोर्ट करेगा उस इंपोर्ट पर उसको आईटीसी अलाउ किया जाए। गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो आप सप्लाई पर्सनल यूज के लिए लेते हैं उसका कोई आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जाता। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। तो अगर मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज की थी जिस पर आपने 10,000 रुपीज का टैक्स पे किया और वो गुड्स मान लीजिए चोरी हो जाती है या गुड्स गुम हो जाती है, खो जाती है, तो ऐसे में वो आईटीसी भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा अगर आपने क्लेम कर लिया है। गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, गुड्स को आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं या फिर आपने गिफ्ट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, फ्री सैंपल के तौर पर अपने कस्टमर्स को दे दी है, तो उन सभी केसेस में जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं वो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने क्लेम किया है तो वो आपको रिवर्स करनी होगी। उसके बाद लास्ट कहा गया एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। तो बेसिकली गवर्नमेंट कहती है अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, किसकी वजह से, जीएसटी ऑफिसर्स की वजह से, उन्होंने आपकी कोई टैक्स चोरी पकड़ी है या कोई ऐसी चीज जहां पर आपने टैक्स पे नहीं किया था, शॉर्ट टैक्स की पेमेंट की थी, वो आपने टैक्स पे किया है ड्यू टू जीएसटी ऑफिसर्स, तो वो आप पे करोगे तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाए। तो ये था बेसिकली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जिसमें ब्लॉक क्रेडिट्स की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है द गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द क्रेडिट रेफर्ड टू इन सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड 2 में बी एट्रीब्यूटेड। तो हम देखेंगे रूल 43 और रूल 43 के अंदर बेसिकली बताया गया है कैसे आप सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी होता है वो कैलकुलेट करेंगे। For the purpose of this chapter and chapter 6, the expression plant and machinery means apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services and includes such foundation and structural supports, but exclude land and building or any civil structure, telecommunication towers and pipelines laid outside the factory premises। तो हमने देखा था प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग आपको आईटीसी अलाउ किया जाता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो आप फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं, जो आप
स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना चाहते हैं, उसके लिए जो आप मटेरियल यूज करेंगे, उसके लिए जो आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस यूज करेंगे, उसका आईटीसी आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो होंगी उनके लिए आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें लैंड, बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं मशीनरी के लिए ही वो लैंड और वो बिल्डिंग बनाई गई है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। मशीन के लिए आप फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो ले सकते हैं, लेकिन लैंड और बिल्डिंग बनाने के लिए जो आपने टैक्स पे किया है उसका आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर्स है, उसका आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई पाइपलाइन है जो आपने आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइज जो है आपने इंस्टॉल की है, उसका आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट्स की बात करें तो मेक श्योर वो क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर ना हो। अगर वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगर वो कवर नहीं है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस इन दी जीएसटी लॉ।